नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार को भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने सोनिया गांधी माफी मांगो, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो के नारे लगाए, तो विपक्षी सांसदों ने सांसदों के निलंबन, महंगाई, मूल्य वृद्धि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा न कराए जाने के खिलाफ नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था तब भी कांग्रेस की ओर से खराब बयान आया था। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के बयान के लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहे जाने को लेकर हंगामा हुआ। इसे लेकर माहौल तनावपूर्ण बना रहा था और दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा था। गुजरात में जहरीली शराब से 40 से अधिक लोगों की मौत पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही हैं। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? गुजरात में जहरीली शराब से लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस दौरान कहा कि गुजरात में अवैध शराब के कारोबार को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। खेड़ा ने कहा कि सरकार जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत ना हो तो ये संभव हो ही नहीं सकता। उन्होंने इन मौतों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। इसके साथ ही मृतकों की परिजनों को मुआवजा देने और जिनकी आंखें चली गई हैं या किडनी डैमेज हो गई है उनके लिए मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की भी मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेसी नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटर डिसूजा के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया और नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में किए गए ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि अगर वो उस आदेश का 24 घंटों के भीतर पालन करने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामग्री को हटाने के लिए निर्देशित किया जाता है। बता दें, कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा अवैध बार चलाने का आरोप लगा रही है और इसको लेकर वो लगातार हमलावर है। उसने कई सबूत भी पेश किए हैं, लेकिन अदालत का प्रथम दृष्टया विचार था कि ईरानी के खिलाफ वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना निंदनीय और फर्जी आरोप लगाए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट रीट्वीट से ईरानी की प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची है। रेस्टोरेंट से संबंधित दस्तावेजों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि ईरानी को कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। दायर केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक को ईरानी के खिलाफ आरोपों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो और उससे जुड़ी सामग्री को हटाने का आदेश देने की मांग की गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के कथित अवैध बार को लेकर हुए विवाद के बीच आज इस मामले में गोवा एक्साइज कमिश्नर औपचारिक रूप से सुनवाई करेंगे। एक नोटिस में एक्साइज कमिश्नर नारायण गाड ने कहा कि वो 29 जुलाई यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे से गोवा राजकार भवन में शिकायत पर सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई स्थानीय आरटीआई एक्टिविस्ट एरेस रोड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के बाद हो रही है। शिकायत में उन्होंने राज्य के आबकारी विभाग को सिली सोल्स बार और रेस्टोरेंट को शराब लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया में उल्लंघन के बारे में लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई और फिर वो स्मृति ईरानी की बेटी का पुराना इंटरव्यू भी निकाल कर ले आई, जिसमें जोइश ईरानी इसको लेकर बात कर रही हैं। सबूत के तौर पर स्मृति ईरानी की पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी को भी साझा किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी पर इस रेस्टोरेंट को लेकर गर्व महसूस कर रही हैं। हालांकि अभी स्मृति ईरानी इसको लेकर घिर चुकी हैं, लेकिन वो लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही हैं। मेघालय पुलिस ने राज्य बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड आर मराक के फार्म हाउस से अब विस्फोटक बरामद किए हैं। वेस्ट गारो हिल्स जिले के पुलिस प्रमुख विवेकानंद सिंह ने पीटीआई को बताया कि फार्म हाउस से जिलेटिन की 35 छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉसबो और 15 तीर मिले हैं। ये विस्फोटक और हथियार तब मिले हैं जब बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की एक टीम फार्म हाउस से बचाए गए बच्चों के कपड़े और किताबें लेने के लिए वहां गई थी। इसके बाद पुलिस ने मेघालय बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी हैं। बता दें, मराक के फार्म हाउस पर कुछ दिन पहले पुलिस ने छापा मारा था और बेहद आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की थी, लेकिन बीजेपी अपने इस नेता के बचाव में जोर शोर से उतर आई थी और आरोप लगाया था कि मराक के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है।
कई दिन तक फरार रहे मराक को पुलिस ने हापुड़ से गिरफ्तार किया था। बीते शनिवार को जब पुलिस ने मराक के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से 500 पैकेट कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, अवैध शराब की बोतलें, 37,000 रुपये नकद, 33 वाहन, 47 मोबाइल फ़ोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने वहां से कुल 73 युवाओं को हिरासत में लिया था, जिसमें से 23 महिलाएं हैं। इसके अलावा 5 बच्चे भी फार्म हाउस से मिले थे, जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की शामिल है। कर्नाटक के मंगलुरु में गुरुवार शाम को फाजिल नाम के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का यह सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मास्क पहने 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फाजिल की उम्र 25 साल की थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये वारदात सूरतकाल इलाके में हुई है। हत्या के बाद पुलिस ने मंगलुरु, मुल्की और मूडबिद्री में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से ही कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। फाजिल की हत्या क्यों हुई है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन प्रवीण की हत्या के बाद हुई इस वारदात की वजह से माहौल निश्चित रूप से और तनावपूर्ण हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी के युवा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, विरोध और भारी दबाव के बीच अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर स्थिति के अनुसार जरूरत पड़ी तो वो योगी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी और संघ परिवार समर्थकों के ही एक वर्ग की मांगों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। वे लोग कर्नाटक में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की जान की रक्षा करने में विफल रहने के लिए बोम्मई सरकार की आलोचना कर रहे हैं और योगी मॉडल शासन लाने की मांग कर रहे हैं। इसी पर बोम्मई ने कहा, उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए योगी सही मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति बनी तो योगी मॉडल शासन कर्नाटक में भी आएगा। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़कर बनी बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट की सरकार का विस्तार एक बार फिर टलता दिख रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में कोई तारीख तय होने की बात से इनकार कर दिया। 30 जून को बनी ये सरकार लगभग 1 महीने बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाई है। सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने बड़े महाराष्ट्र का कामकाज किस तरह संभाल रहे हैं, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है। कॉमनवेल्थ गेम्स की आज से शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में हो रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने तिरंगा लेकर स्टेडियम में भारतीय दल की अगुवाई की। बता दें कि 8 अगस्त तक चलने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों और क्षेत्रों से 5000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।